बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर का आखिरी लर्निंग आउटकम आ गया है जी, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बन रही है, इसका थोड़ा सा इंट्रो यहाँ आएगा और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से बाकायदा चीज़ें अपनी पीक पर शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं कि जब कंपनी बनानी हो तो कंपनी बनाते वक्त हमें जो काम सबसे पहले करना पड़ता है वो हमें अपना नेम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है कि हम कंपनी का नाम जो रखना चाह रहे हैं क्या वो नाम अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल। तो SECP के पास एक वेबसाइट बनी हुई है, हम उसमें जाकर नेम अवेलेबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। बल्कि वीकेंड है, आपने इंटरेस्ट आपका मेंटेन रहे, आपने SECP की वेबसाइट पे जाना है आज जाके और अपने दिमाग में, जहन में, ख्वाबों में, ख्याल में जो कंपनी का वो रखने की कोशिश करनी है कि क्या उसका नाम अवेलेबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है कि जैसे जब आप अपना कोई ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आप अपना एक नाम एंटर करते हैं, वो बता देता है कि यार ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। बंदा कहता है फिर रखूँ क्या, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर सर्च इंजन अवेलेबल है, वो आपको नेम लोकेट करवा देता है। प्रमोटर अप्लाई फॉर नेम रजिस्ट्रेशन, एक लफ्ज़ आ गया प्रमोटर्स। प्रमोटर हम किसे कह रहे हैं? आप जिन दोस्तों ने मिलकर सोचा कि यार हम एक कंपनी बना लेते हैं, उनका अच्छा चलो ऐसा करो आज इफ्तारी पे मिलते हैं कहीं, बाहर इफ्तारी भी कर लेंगे और जनाब ये इसने कंपनी बनानी है ठीक है ना। तो हमने सोचा कि चले यार कहीं डिनर पे मिल लेते हैं और वहाँ बैठकर गपशप भी लगा लेंगे, प्लानिंग कर लेते हैं कैसे कंपनी बनानी है, कितने पैसे हैं, क्या जब हम इस रोल में हैं ना, अभी हम कंपनी बनाने की डिस्कशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो लॉ हमारा नाम रखता है प्रमोटर्स, ठीक है। प्रमोटर अप्लाई फॉर नेम रजिस्ट्रेशन, और अगर वो नाम मिल गया तो 60 दिन के लिए ये नाम रिजर्व हो जाएगा हमारे लिए। एक नॉमिनल सी फीस होगी और वो फीस पे करके 60 दिन तक अब ये नाम हमारा है। अब हमने 60 दिन में क्या काम करना है, कंपनी बनाने की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। ठीक हो गई बात जी। अप्लाई टू कमीशन विद इन 30 डेज इफ, अगर कमिश्नर ने यानी रजिस्ट्रार ने, कल एक लफ्ज़ पढ़ा था, हमारा इमीडिएट ताल्लुक लोकल ऑफिस में जिस बंदे से होना था उसका नाम क्या था, रजिस्ट्रार। हमने नाम किसको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ने हमें इनकार कर दिया कि यार ये नाम नहीं रख सकते, क्योंकि लॉ थोड़े सा आगे चलेंगे, अगले चैप्टर में बात आएगी भी डिटेल थोड़ी सी, किस तरह के नाम रख सकते हैं, किस तरह के नहीं रख सकते। तो उसका उसूल यह है, एक तो इस तरह के नाम नहीं रख सकते कि जिससे हमारा कोई कौमी असासा अटैच हो, ठीक है ना। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल, कोई इस तरह की बातें, इस तरह के नाम नहीं रख सकते। फिर कोई डिसेप्टिव नेम नहीं रख सकते, कोई इनडिसेंट नेम नहीं रख सकते, ठीक है। कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जिससे ये लगे कि ये कोई दो मुल्कों की कौमी चीज़ें मिलकर, पाक चाइना, पाक ईरान, इस तरह का नाम नहीं रख सकते। प्रेसिडेंट्स के नाम नहीं रख सकते, ना अपने मुल्क के, ना इस तरह के कुछ उसूल हैं, ठीक है ना। कोई इनडिसेंट नाम नहीं रख सकते। अब अगर वो रखा आपने, नाम अवेलेबल था, मतलब आप आज ही जाकर आपने देखा जी नाम कंपनी का रखा लाहौर दा पावा अख्तर लावा, तो वो नाम तो अवेलेबल होगा, लेकिन वो इनडिसेंट की वजह से हो सकता है रजिस्ट्रार उसको अलाउ ना करे। अब अगर किसी वजह से आपको कोई नाम अलाउ नहीं किया गया तो लॉ कह रहा है कि यार नहीं, इसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड मिलनी चाहिए ना। तो कहता है कि आप कमीशन को अप्लाई कर सकते हैं कि यार ये नाम हमें चाहिए था, ये नहीं दे रहे, एक किस्म की अपील कर सकते हैं। और अगर कमीशन ने भी इनकार कर दिया तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन अपील विद इन 30 डेज करनी। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट साइंड बाय, हमारा फिर नाम चेंज कर दिया लॉ ने। अब कंपनी के डॉक्यूमेंट बन गए कुछ, उसके ऊपर जो हम लोग कंपनी के सब्सक्राइबर थे, अब हमने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं और ये फॉर्म अब हम जमा कराने लगे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट बने और हमने साइन किए तो लॉ की नज़र में हमारा नाम चेंज होके क्या बन गया है, सब्सक्राइबर। ये फॉर्म बनाने से पहले तक हम लोग कौन थे,
प्रमोटर, और अब क्या बन गए हैं, सब्सक्राइबर। क्या बनाने थे डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये बने बनाए भी पड़े होंगे SECP की वेबसाइट पर, या तो आप एज इट इज़ उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं। या अगले चैप्टर में ये आएंगे कहाँ चेंज ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। और एक हमने डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस, यानी अंडरटेकिंग जमा कराई कि यार लॉ जहाँ जहाँ जो जो कह रहा था हमने वैसे ही किया हुआ है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस, कि मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे किए हैं, अप्लाई किए हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने जमा करवा दिए, किसको, रजिस्ट्रार को। हमारा ताल्लुक रजिस्ट्रार से ही आना है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट कमीशन आ रहा होगा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, इफ लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, अगर सारी कंडीशन पूरी होगी, खाली हमारे लिख के देने से तो नहीं। अब रजिस्ट्रार ने चेक करना है कि मेमोरेंडम में आपने कोई गलत बात तो नहीं लिखी। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसी क्या गलतियां जो हम नहीं करनी। आर्टिकल्स में कोई बात खिलाफे कानून तो नहीं लिखी। आर्टिकल्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी है। उन्होंने कहा जी अगर कोई डायरेक्टर 2 मीटिंग में ना आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो यार ये तो नहीं लिख सकते, यार ने क्या लिख दिया, इफ लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड कंपनी विल बी रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार। कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी फॉर्मेट हो गई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड टू, हमारा नाम फिर चेंज हो गया। हम घर से निकले थे तो एज आ प्रमोटर निकले थे, जब कागज बना लिए उनको साइन किया तो हम, और जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होकर आ गई तो हमारा नाम मेंबर्स बन गया। ठीक होगी बात। अब आपको पता है कंपनी की मलकियत का ताल्लुक किस चीज से जुड़ा है, शेयर्स के साथ। अब ये पहले कंपनी बन के आ गई है, अब हम कंपनी में वो जो हमने रखा हुआ था कि एक शेयर कितने रुपए का है जी, फर्ज किया 10 रुपए का, अब हमने अपने मेंबर को शेयर अलॉट कर दिए। इसने 1 लाख शेयर ले लिए, इसने 2 लाख ले लिए, इसने 5 लाख ले लिए। जैसे ही हमने इन्हें शेयर अलॉट कर दिए, अब फिर इनका नाम चेंज हो गया शेयर होल्डर। बात समझ आइए, प्रमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर, शेयर होल्डर। ये बात कहीं पीछे लाइन हम पढ़ कर आए थे कि मेंबर एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबली यूज, लेकिन वहाँ लिखा होता कि लेकिन इसको आगे जाके हम समझेंगे कि असल फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है, जब मुझे शेयर एलोकेट हो गए हैं तब मैं कौन बन गया हूँ, शेयर होल्डर बन गया हूँ। ये एक ओवरऑल प्रोसीजर आ गया। इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर डिफेक्टिव, ये जो हमने चीज़ें दी जिसमें लिखा होता कि कोई डायरेक्टर ना आया तो गोली मार देंगे, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट बन गए, डिफेक्टिव। या क्या बिजनेस करना है, यहाँ लिखना है क्या बिजनेस करना है। वो कहता है यार हमने टारगेट किलिंग करनी है। वहाँ से मैंने कहा कि टारगेट, तो अब अगर डिफेक्टिव हो गए डॉक्यूमेंट, एक है हमने नहीं बिल्कुल सारी चीज़ें लॉ के मुताबिक हैं, फिर तो ये प्रोसेस हो गया, फिर तो हमें क्या इशू हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर लिखा है कि ये कंपनी बन गई है, यानी ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज जस्ट लाइक बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। वो कहता है अगर डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव हैं, कंपनी कैन सबमिट द रिवाइज डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रार आपको बताएगा कि यार ये गलतियां आपने की हुई हैं, ये बातें जो लिखी हैं ये कानून के मुताबिक नहीं है, या यार ये 4 बातें और लिखनी थी, ये तो आपने लिखी नहीं है। आपने कहा अच्छा जनाब हम रिवाइज कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट, आपने रिवाइज करके दोबारा जमा करा दी। एक ऑप्शन, कंपनी कैन सबमिट रिवाइज डॉक्यूमेंट, दोबारा चेक हुए, अब ठीक हो गए, अब रजिस्ट्रेशन हो गई। दूसरा है आप कहते हो कि नहीं यार ये क्या, ये तो गलत कह रहा है, मैं ठीक हूँ, ये बात जिसे कह रहा है गैर कानूनी है, कोई गैर कानूनी नहीं है। तो आपने क्या किया, अब आपकी कोई राय है, और कंपनी कैन फाइल अपील टू कमीशन विद इन। आपने कहा नहीं यार मेरी बात ठीक है, ये कमिश्नर, ये
रजिस्ट्रार गलत कह रहा है तो आप कहाँ चले गए? कमीशन के पास चले गए कि यार ये क्या कह रहा है, ये तो लॉ के मुताबिक ये बात ठीक नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं। हाँ वो आना नहीं चाहिए, लेकिन लॉ ने ऐसे ही लिखा हुआ, इसलिए हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई, उसूलन नहीं आना चाहिए, लेकिन लॉ ने क्योंकि ऐसे ही वर्ड लिखे हुए तो वही यूज़ कर रहे हैं। कंपनी कैन फाइल अपील टू कमीशन। अब ये एक ओवरऑल सारी बातें हैं जिसको थोड़ी थोड़ी तफसील के साथ पढ़ाया जा रहा है। हमने एक स्केच बनाया ताकि हमारे जहन में पहले बैठे कि यार हम करने क्या जा रहे हैं। रेगुलेटर ऑफ कंपनी कौन है? वो कहता है इंटरनल। रेगुलेटर का क्या मतलब है? कौन देखेगा, किसके कंट्रोल में होंगी चीज़ें? वो कहता है एक है इंटरनल रेगुलेटर। इंटरनल रेगुलेटर मेंबर्स हैं, और कौन है? डायरेक्टर्स हैं, और कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये सब लोग कंपनी को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कंपनी को चला रहे हैं, देख रहे हैं कि जो बात, जो उसूल हमने बना रखे हैं हम उनके मुताबिक कंपनी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। रेगुलेटर्स। कुछ एक्सटर्नल रेगुलेटर है। एक्सटर्नल में कौन आ गया जी? सबसे पहले कोर्ट्स आ गई हैं, फिर एससीसीपी आ गई है, फिर रजिस्ट्रार आ गया है। ये तीन लोग हमें एक्सटर्नली चेक कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब 1 by 1 सेक्शन 9 आ गया। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज कंपनी। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? जिम्मेदारी, यानी किन लोगों के लिए जरूरी है कि कंपनी बनाए। एक है भाई आपकी मर्जी है, एज ए सोल प्रोपराइटर काम कर लो, एज ए एओपी काम कर लो, एज ए कंपनी काम कर लो, मर्जी है आपकी भाई। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कुछ लोगों को हमने क्या कर रखा है? लाजमी कर रखा है उनके लिए, ठीक है? ऑब्लिगेशन है, नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% शैल बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय एसोसिएशन। वो कहता है कोई भी ऐसा इदारा, कोई ऐसा लोग, 20 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई पैसे कमाने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। मसलन आप सब क्लास फेलो ने सोचा यार हम मिलके कोई एक कारोबार कर लेते हैं, हालात बड़े टाइट हो गए, हम अपने पेरेंट्स पर क्यों बर्डन बने हुए हैं। हमारी एज के बच्चे हर मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में खुद कमा कर पढ़ते हैं। तो कहीं आपको भी शर्म आई, आपने कहा यार हम फिर कोई काम कर लेते हैं सारे मिलकर। तो लॉ कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, सारे नहीं मिलकर कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग मिलकर कर सकते हैं। और अगर इन्होंने सारों ने मिलना है तो फिर ज़रूरी है ये कंपनी बना के काम करे। फिर क्या है 20,000 मिल जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बात समझ आ गई? ऑब्लिगेशन से ये मुराद है। और फिर इसकी सज़ा भी दिखी हुई है कि अगर आपने ऐसा इसको वायलेट किया तो क्या होगा? अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो उसको गोली मार देंगे। ये कह रहे हो तुम? नहीं। shall be liable to penalty not exceeding level 1 of the standard scale and also be personally liable for all liabilities incurred in such। पहली तो सजा उसे दी है कि यार फिर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, आप जिम्मेदार होंगे अगर बिजनेस में कोई नुकसान हो गया किसी बंदे का। तो एक बात, पेनल्टी लगेगी। जो लॉ है ना, पहले पुराना लॉ होता था ना, पेनल्टीज लिखी होती थी 1,000, 2,000, 5,000, वो इतनी याद करनी मुश्किल हो जाती थी। अब उन्होंने क्या किया? लेवल बना रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का मतलब है इनिशियल लेवल की पेनल्टी। तो कह रहा है लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। ठीक हो गई बात जी? लेकिन साथ ही बात आ गई कि क्या इसकी कोई एक्सेप्शन भी है कि 20 से ज़्यादा लोगों ने मिलना है तो भाई कंपनी ही बनानी है? वो कहते नहीं नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 से ज़्यादा होंगे लेकिन वो कंपनी नहीं बनाएंगे। आमतौर पर एग्जामिनर एक्सेप्शंस में से ज़्यादा सवाल पूछता है। असल प्रोविज़न तो वो सवाल की ओपनिंग पे लिख देता है कि जी एज़ पर कंपनी लॉ नॉट मोर देन 20% जो है लोग बिजनेस के लिए काम नहीं कर सकते। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल? ठीक होगी ना बात? पहली एक्सेप्शन आ गई, any society, body or association other than partnership
formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan. वो कहते हैं यार एक तो एक्ट है ना जो आप पढ़कर आए हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक तो हम उसके तहत पार्टनरशिप बनाते हैं। कहते हैं यार वो नहीं, उसमें तो ज़रूरी है कि 20 बंदे हो सकते हैं, आप बस 21 नहीं हो सकते उसमें। कहते हैं अगर आप कोई बॉडी बना रहे हो, कोई सोसाइटी बना रहे हो, उसका कोई और लॉ है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड होती है। जैसे हमारी यहाँ मुल्क, मैंने एग्जांपल भी दिया, हमारे मुल्क में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, इसके तहत हमारी सोसाइटीज बनती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज टाइप, ठीक है ना, वो इसके तहत रजिस्टर्ड होती हैं। अब हम एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हम 50 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट के तहत करवानी, बल्कि इस एक्ट के तहत करवानी है। वो कहता है अगर किसी और लॉ के तहत आपकी रजिस्ट्रेशन होनी हो और वो लॉ अलाउ कर रहा हो तो ठीक है, फिर आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं। पहली एक्सेप्शन आ गई। अ ज्वाइंट फैमिली कैरिंग ऑन ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें सब मेंबर फैमिली के लोग ही हैं, तो फिर फैमिली के लोग 20 से ज़्यादा, आमतौर पर ये रिलीजियस असल में बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है, ये असल में उन्हीं के लिए बना हुआ है। इसीलिए एग्जाम्पल में भी क्या लिखा हुआ है, अ रजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ 37 मेंबर। फिर इसी तरह इसी उसको अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट फैमिलीज, ये भी वही बात है, ठीक है ना, ये हमारे से रिलेटेड बात है। चौथी एक्सेप्शन, a partnership formed to carry on practice as lawyers, accountant or any other professional where practice as a limited liability company is not permitted under the relevant law regulation for such practice। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर जब फर्म ओपन करते हैं, फर्म खोलते हैं, तो हम असल में तो पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, तो क्या हम भी 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते? वो कहते हैं नहीं, पहले देखना पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो मुझे ऑडिट फर्म कंपनी बनाना अलाउ करता है, कि मेरी ऑडिट फर्म का नाम हो फलां कंपनी फलां लिमिटेड, तो हमारा प्रोफेशन अलाउ नहीं करता। हमें अपने प्रोफेशन में अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम करना ज़रूरी है, आप कंपनी नहीं बना सकते। बस यही है कि सेंसिटिव प्रोफेशन है, ताकि इन लोगों की ये केयर से काम करें, लिमिट ना उनकी, ठीक है ना, ताकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहे। लॉयर्स के लिए भी ऐसी है, अकाउंटेंट्स के लिए भी ऐसी है, डॉक्टर्स के लिए भी ऐसे ही है। अच्छा खैर है नहीं हो, तो कहते यार फिर अब इन्हें हम कहें कि आप 20 से ज़्यादा लोग भी नहीं हो सकते, कहते नहीं यार इन्हें अलाउ कर दो, ये 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अमेंडमेंट जब नहीं हुई थी ना, मतलब आज से शायद कोई 20 साल पुरानी अमेंडमेंट है शायद, अगर मुझे सही याद, उससे पहले हम 20 से ज़्यादा फर्म में पार्टनर नहीं रख सकते थे, 21 लोग मिलकर काम नहीं कर सकते थे। फिर ये अमेंडमेंट आई कि नहीं यार, अच्छा जी 21 बंदे तो ज़्यादा चाहिए आज के दौर में एज ए पार्टनर, तो हमने कहा यार फिर आप हमें कंपनी बनाना अलाउ करें। अगर नहीं आप इस प्रोफेशन को कंपनी अलाउ हो सकती है, तो फिर यहाँ रिलैक्सेशन डालें, तो डेफिनेटली यहाँ नेचुरली फिर हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। अच्छा जी, अब वही आ गई है, पहले हम कुछ गुजर आए हैं, लेकिन यहाँ आई कैप ने दोबारा लिखा है किताब में, तो अब हम किताब की तरतीब से दायरे चल रहे हैं। आखिरी लर्निंग आउटकम है, हाँ ये मैं अभी सेंड करूँगा। मॉड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, ये हमने पढ़ लिया पहले। सिंगल मेंबर के आगे क्या लिखा था हमने? कुछ और भी लिखा था, शेख रशीद लिखा था हमने, लिखा था ना कि ये शेख रशीद लिख लें इसके आगे, ताकि आइंदा के लिए याद रहे आपको कि ये एक ही मेंबर है, वो खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो खुद ही डायरेक्टर, ठीक है, यही कैरेक्टर लिखना है ना इसका हमने। देखें, एनी वन पर्सन मे फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो जो अभी पीछे पढ़कर आए, ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एंड सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड।
द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल मेंबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। इस कंपनी में ये जरूरी है, बाकियों में ये बात नहीं हमने लिखी थी क्योंकि अकेला आदमी है। अब जाहिर है हर इंसान को इस दुनिया से जाना। वो कह रहा है जब ये भी सब्सक्राइबर ही था ना, उस वक्त ही ये क्या करे, नॉमिनेट करे एक बंदे को। शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सोल मेंबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नंबर 1, ट्रांसफर द शेयर ऑफ द लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज सब्जेक्ट टू द सक्सेशन, यानी वुरसा को फिर इस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करेगा। पहली रिक्वायरमेंट आ गई। अगर मुसलमान है तो मुसलमानों के कवानीन के तहत करेगा जो हमारे इनहेरिटेंस के कवानीन है, और अगर किसी और रिलीजन से उसका ताल्लुक है तो जाहिर है उसकी रिलीजियस रिक्वायरमेंट जो होंगी उसके मुताबिक चलेगा। मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर आर, और उतने अरसे कंपनी को ये एज अ ट्रस्टी चलाएगा जब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ये एक एडिशनल फीचर आ गया। Provided that where such transfer is made to more than one legal heir, एक बंदे ने सिंगल मेंबर कंपनी बना रखी थी, उसके 4 बच्चे थे। अब जिस बंदे को अपॉइंट किया हुआ था, जाहिर है जब 4 बच्चे थे तो ये लीगल हेयर्स हो गए। अब कंपनी के शेयर इन्हें ट्रांसफर होने हैं। कंपनी है सिंगल मेंबर, तो कहते कि नहीं, अब कंपनी का स्टेटस पहले चेंज करें, इसको अदर देन सिंगल मेंबर वाली में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफर होंगे ये। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसफर इज मेड मोर देन वन लीगल हेयर द कंपनी शैल सीजेस टू बी अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड अप्लाई विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कन्वर्जन टू अ प्राइवेट कंपनी। बात समझ आ गई? और प्राइवेट में कितने शेयर हो सकते हैं? 50, और अगर इसके बच्चे 50 से भी ज्यादा हुए तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड की बजाय उसे पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कन्वर्जन का उसूल लगेगा। बात समझ, बस खत्म कर बात। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है नहीं पढ़ना? मतलब है कि कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगेगा, कंपनी के जितने लोगों को ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी जो लीगल, अच्छा अगर उसकी एक ही औलाद थी तो फिर कुछ भी नहीं, फिर ये एसएमसी में ही रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कन्वर्जन का अगर एक की लिमिट क्रॉस हो रही है तो फिर कन्वर्जन का उसूल लगेगा, अगर उसूल लगेगा। सिंगल मेंबर कंपनी समझ आ गई जी बात? अच्छा जी, दूसरा आ गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनी 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड, ये कंपनी बना लेंगे और मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम से कम 3 और मोर। अब इसकी कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, ठीक है? सिंगल मेंबर में 1, प्राइवेट में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, और इसमें कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, यहां हमने एक और उसूल पढ़ा है पीछे कि वो 50 काउंट करने हैं, उसमें एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे और ज्वाइंट शेयर होल्डर होंगे, ठीक है ना? ऐसे हमें अपने नॉलेज को साथ साथ जरा कैरी भी करना है, कंसोलिडेट भी करना है। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यूजुअली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स: गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल नेम फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, preparing memorandum of association, article of association, proposed company along with supportive document. File the above document along with application form for incorporation to registrar. यहाँ कभी एग्जामिनर जब MCQs में कहीं और गलती करवाएगा ना तो कह देगा टू कमीशन, नहीं कमीशन में नहीं कंपनी रजिस्टर्ड होती। कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है? रजिस्ट्रार के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्ट्रार शेल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद। क्या मतलब? सबको पूरा कर दिया गया।
जितनी रिक्वायरमेंट थी सारी की सारी पूरी हो गई हैं, फुलफिल हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, हम इसे खत्म करना है, हमने बार बार घड़ी ना देखें, अभी बड़ा, अभी तो आधा टाइम हुआ है। वैसे भी असल में काम शुरू होना है फिर चैप्टर नंबर 2 से। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, देयर शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: declaration of compliance with all the requirement of the Companies Act 2017 in respect of, एक तो अंडरटेकिंग देना जी कि हम जनाब सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके आए हैं, हमने कोई दानिस्ता रिक्वायरमेंट छोड़ी हुई नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज कंपनी साइंड बाय ऑल सब्सक्राइब, क्योंकि अब सब्सक्राइबर हो गए हुए ना, इससे पहले क्या थे ये प्रमोटर, जब साइन करने लगे हैं उससे पहले ही तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइबर हो गया। ड्यूली विटनेस्ड एंड डेटेड, विटनेस का क्या मतलब है, गवाही सामने, ये नाम आ गया जी जाहिद कवि का एज ए सब्सक्राइबर, तो कौन गवाह है कि मैंने उसके सामने साइन किए हैं, ऐसे विटनेस भी साथ आ रही होगी, साथ डेट भी लिखी होनी चाहिए कि मैंने साइन कर किस तारीख की ये बात है, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। कल को कंपनी की बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज अराइज होंगी जहां इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लॉ ने कहा कि नहीं भाई, इसकी एक विटनेस भी होनी चाहिए और साथ में डेट भी डली होनी चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, साइंड बाय सब्सक्राइबर, ड्यूली विटनेस्ड एंड, वो कह रहा है इसी तरह आपने आर्टिकल्स जमा करवाने हैं। आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल, इसका मतलब है अगर नहीं जमा कराएंगे तो फिर हम जो स्टैंडर्ड आर्टिकल है वो ज्यूम कर लेंगे, अगर आपने कुछ चेंज करनी है तो फिर अपने आर्टिकल सबमिट करवा दें, नहीं तो फिर हम उनको अज्यूम कर लेंगे। अच्छा जी, एड्रेसेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड, जैसे ही कंपनी बनती है, कंपनी बनने के फ़ौरन बाद हमें, आगे हम डेज पढ़ेंगे, अभी मैं दानिस्ता रॉ बात कर रहा हूँ कि 15 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर लॉ हमें बताएगा कि अब आपने कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है और हमें बताना है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, ताकि हमें कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी हो तो कर लें। वो कहते हैं लेकिन जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, जब तक खत कहाँ भेजें आपको, तो कोई एड्रेस दें, ये वो वाला एड्रेस मांगा जा रहा है। An address for correspondent till its registered office is established, तो कह रहा है जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हुआ, जब तक के लिए कोई टेम्परेरी एक दे दें, इसकी ज़रूरत है। वो आप डॉक्यूमेंट जमा करा के आए थे, उन्हें लगा डिफेक्टिव हैं, तो आपको ख़त लिख के बताना है ना। मेल भी आ जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है लॉ ने तो सारी चीज़ें देखनी है, मेल भी आ जाएगी, आजकल तो मेल ही आ जाएगी, लेकिन जनाब अगर आपने कोई नोटिस भेजना पड़ गया है, कोई रीज़न हो गई है, कोई बाद दफ़ा लीगल होती है ना कि नोटिस लेकर जाएंगे, वो देखा नहीं आपने ज़मान पार्क में रोज़ लेके आते हैं नोटिस, ठीक है, वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि लॉ ने ऐसे लिखी हुई हैं चीज़ें। अच्छा जी, रिवाइज डॉक्यूमेंट या रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट निकल आए, कोई चीज़ निकल आई, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, रिवाइज फॉर्म कर दें। मतलब कहते हैं यार आपने साइन नहीं किए, अच्छा जी कर देते हैं, फलां चीज़ नहीं लगाई जी, अच्छा जी लगा देते हैं, यार इसमें डेट डालनी थी, डेट तो डाली, तो वो जो डिफेक्ट है वो इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। वेयर द एप्लीकेंट फेल्स टू रिमूव द डिफेक्ट डेफिशिएंसीज कन्वेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, रजिस्ट्रार में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ द, रजिस्ट्रार ने आपको एक खत लिखा, नोटिस भेजा उस वाले एड्रेस पर जो उसने आपसे मांगा था टेम्परेरीली, कि यार आपकी चीज़ों में ये ड्रॉबैक हैं, विद इन 14 डेज आप इसको क्या कर दें, रिमूव कर दें। अब 14 डेज गुजर गए हैं, आप आए नहीं हैं, उसने कोई 2-4 दिन चलो ग्रेस पीरियड के तौर पे देखा, तो कहता है अब वेयर द एप्लीकेंट फेल टू रिमूव डेफिशिएंसीज कन्वेड विद स्पेसिफाइड पीरियड, रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज, चाहे तो कर दे और चाहे तो इंतज़ार कर ले, जैसे अदालतें बैठी इंतज़ार करती रही, ठीक है ना। तो लॉ लिखा हुआ ना, उन्होंने कहा जी मे रिफ्यूज, और यहाँ शेल कह देते तो इसका मतलब
दिन डेट नहीं आए तो बस आपको रिफ्यूज़ल देना लाजमी हो जाएगा, लेकिन यहाँ लाजमी वाली बात नहीं लिखी हुई है। अच्छा जी, अपील टू कमीशन, वही अगर आप इससे एतराज़ कर रहे हैं तो आप कमीशन के पास चले जाइए 30 दिन के अंदर अंदर, और जो कमीशन फैसला कर देगी, ऑर्डर ऑफ कमीशन शैल बी फाइनल। हम कल को कमीशन के कुछ फैसलों के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं यार तो छोटी छोटी बातें हैं, शुरू में ही अदालतें कहाँ आ गई हैं। अगर कोई चीज़ एक कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक आपको एज ए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard एक कोई मौका तो होना चाहिए ना। इंसाफ का एक बुनियादी उसूल है पूरी दुनिया के अंदर कि किसी शख्स पर आप कोई एलिगेशन लगाएं और उसके खिलाफ कोई फैसला दे दें तो फिर अपील का हक एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है। अपील का हक ये वो क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन हम अदालती निज़ाम में अभी नहीं घुसाना चाह रहे इस बंदे को। इसकी तो बेचारे की अभी कंपनी भी नहीं बनी, तो उसको वो बुनियादी हक कहाँ से दे रहे हैं? कमीशन से दे रहे हैं कि ठीक है एक बंदे ने रिजेक्ट कर दिया तो अपील किसको करे। ही वो सबसे बड़ा फ्लॉ है जो आजकल आपके मुल्क में सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े जज के बारे में डिस्कस हो रहा है कि सो मोटो एक्शन लेते थे, सो मोटो एक्शन लेने के बाद सुप्रीम, अब ये एक्शन कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी अथॉरिटी है, अब अपील कहाँ करें? ये उस बुनियादी उसूल के खिलाफ था। इसीलिए जो कानून इस वक्त बना है उसमें क्या आ रहा है कि सो मोटो का जो फैसला होगा उसको अपील का हक दिया जाए, एटलीस्ट एक अपील का हक तो मिले। तो ये ऐसे चीजें चल रही होती हैं। हमें सारी चीजें बाद दफा ना सिर्फ पॉलिटिकल नजर आ रही होती हैं, होती पॉलिटिकल ही हैं, लेकिन कहीं किसी पॉइंट को पिक करके चल रही होती हैं कि कहीं फ्लॉ मौजूद होता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल ही गलत काम हो रहा था, नहीं बिल्कुल गलत नहीं हो रहा था। अब ये जो इस वक्त सो मोटो के ऊपर जितनी इस वक्त कानून साजी हो रही है, किसी भी शख्स से पूछें वो कहेगा बिल्कुल ठीक कानून है ये जो बना रहे हैं, लेकिन इसका वक्त गलत है, लेकिन फुला, लेकिन लगाकर उस पर तनकीद करनी पड़ेगी, क्योंकि बाई डिफॉल्ट तमाम लोग एग्री करते हैं कि यस ये कानून गलत है। कि कोई एक आदमी 22 करोड़ की आवाम को जिधर मर्जी लेके चला जाए, चले कानून में आपसे लेकर जाए भी सही, तो कोई अपील का हक तो दे दें। तो ये सब आप इमरान खान साहब से पूछो भी कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। पीडीएम तो चलो सारी हुई इकट्ठी हुई है, इन्होंने तो ठीक ही कहना है इस वक्त, इनके लिए तो हालात ही ऐसे हैं। कहने का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन हम कानून इसलिए नहीं चेंज कर रहे होते, हम सोच रहे थे इस वक्त दूसरा फंसा हुआ है तो क्यों कानून बदलें, नहीं बनना चाहिए, हालांकि चीज़ें ठीक हैं वो सारी की सारी। खैर, तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard प्रोवाइड की जा रही है ताकि इंसाफ के तकाजे को पूरा किया जा सके। क्राइटेरिया फॉर registration. If the registrar is satisfied that all the requirement of the Companies Act 2017 and the rules or regulation made there under, यानी उसके तहत जो उसूल बने हुए हैं, have been complied with, इन सबको पूरा कर दिया गया है, he shall register the company। यहाँ में नहीं लगाया, अब वो पाबंद है कि आपकी कंपनी को रजिस्टर करें। he shall register मेमोरेंडम एंड अदर डॉक्यूमेंट डिलीवर टू हिम, और इन रजिस्टर्ड करने का मतलब क्या होता है? कंपनी बन गई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट शैल स्टेट, इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा? द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है विद द वर्ड लिमिटेड, एसएमसी है तो एसएमसी के साथ, प्राइवेट है तो पीवीटी के साथ, और साथ ही क्या होगा? एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, हर कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे आपका सीआरएन आ गया ना ICAP में, इसी तरह हर बंदे के साथ, हर कंपनी के साथ उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है। द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जैसे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपकी डेट लिखी, इसी तरह कंपनी की ये डेट आ रही है कि इस तारीख को कंपनी बन गई। whether it is a private or public company, नाम के साथ ही आ जाएगा, whether it is limited or unlimited, and if it is limited, whether it is limited by share or limited by, ये नाम में ही सारा कुछ आ जाना ना। सर्टिफिकेट टू बी कंक्लूसिव एविडेंस,
वो कहते हैं अगर सर्टिफिकेट इशू हो गया ना, आपको क्या, कौन सा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कहता है कंक्लूसिव एविडेंस है, यानी किसकी, द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार और ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफिशियल, उसको स्टैंप लगाएगा। सर्टिफिकेट shall be conclusive evidence that the requirement of the Companies Act 2017 as to registration has been complied with and that the company is duly registered under, यानी जब सर्टिफिकेट इशू हो गया तो फिर नहीं आप कहेंगे यार तुम्हारी वो चीज़ रह गई थी वो लेकर आओ। इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हुई है। सर्टिफिकेट इशू करने का मकसद ही यही है। आप आई कैप के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह खैर आफियत रखे, पास होते 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 सारे पेपर पास हो गए तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिल जाएगा, विच इज़ द कंक्लूसिव एविडेंस के पर पास कर ली, एंड नाउ ही हैज़ रिक्विजिट स्किल्स इसके पास मौजूद हैं, वर्क एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर। तो सर्टिफिकेट जब किसी चीज़ का इशू किया जाता है तो उसका मकसद ही यही होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। जैसे जो अच्छे, अब हमारे यहाँ भी है लेकिन यहाँ वो कोई इतना अप्लाई नहीं होता उस तरह से, जैसे अच्छी कंट्रीज़ के अंदर आपको गाड़ी का भी हर साल एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ता है। आप गाड़ी वर्कशॉप लेकर जाते हैं, वो उसकी कंडीशन चेक करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस और गाड़ी की फ़िज़िकल कंडीशन एंड हालत है वो ठीक है कि नहीं है, ताकि रोड एक्सीडेंट्स को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, मिनिमम किया जा सके। तो कोई भी सर्टिफिकेट जब होता है तो उसकी ज़ाहिर है यही मकासद हुआ करते हैं। अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन होगी तो इसका अफेक्ट क्या पड़ा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी शैल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट। नंबर 1, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम टुगेदर विद सच अदर पर्सन मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बीइंग बिकम मेंबर ऑफ, जिस जिसको शेयर मिलते जाएंगे कौन बनता जाएगा, मेंबर बनता जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा काम क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, और उसकी भी परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगी। और द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड in the connection with application for registration। ये सारे काम हो गए जी, ये सारा काम हमारे सामने आ गया। इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, सब्सक्राइबर टू द मेंबर बिकम होल्डर ऑफ इनिशियल, पहले शेयर किसको इशू होंगे, इन्हीं को इशू होंगे, फिर ये बेच देंगे, किसी और को चले जाएंगे, किसी और को चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले डिफेंस में प्लॉट किसे इशू होता है, आर्मी वालों को, फिर वो बेच देते हैं किसी को, कोई हमारे जैसा बंदा भी जाके खरीद सकता है। ठीक होगी बात दी। चले जी बस कर देते हैं आपको ये, वैसे तो हो ही गया, ख़त्म ही हो गया चैप्टर, बस ठीक हो गया जी, आप इसको पढ़ लेंगे एक मरतबा। ठीक है, अब हमारा क्योंकि टेस्ट होना है शुरू नेक्स्ट वीक से, याद करने का मतलब है कि इसे पढ़ेंगे ही तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, रट्टा लगाना शुरू करना है चैप्टर नंबर 2 से। ये एक ओवरऑल जनरल सी गुफ्तगू है, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल आप ऐसे कहें अपनी आसानी के लिए कहें कि आपने इसे भी रट्टा ही लगाना है। ठीक है ना, आपने इसे भी रट्टा ही लगाना है। अब हमारा टेस्ट डे कौन सा है जी, ट्यूसडे। इसका मतलब है ट्यूसडे को चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हो रहा होगा, और इसकी तैयारी के लिए आपके पास जो बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है वो जो मैंने आपको साथ दिया है वर्कबुक स्टाइल में, उससे आप तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो चुका हुआ होगा। अच्छा, अब मंडे का हमने क्या डिसाइड किया, नहीं मंडे को मैं वही कह रहा हूं ना, मैं मंडे को नहीं होऊंगा। चलें मैं देखूंगा इंशाल्लाह, अगर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया तो ग्रुप में मैं लेक्चर का लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया ना। वैसे तो हमारे पास सिलेबस इतना ज़्यादा, इसमें सिलेबस कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें सिलेबस का प्रेशर FR1 की तरह से या FR2 की तरह से या MFA की तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन देख लेंगे वो, मैं देखूंगा, अगर मैं रिकॉर्ड करवा दिया तो फिर मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा, क्योंकि 3-4 छुट्टियां हो जानी है, इसलिए वो बेहतर है कुछ रिकॉर्ड करवा दूंगा, कुछ छुट्टी हो जाएगी। ठीक हो गया। चलें जी, फिर ट्यूसडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
ट्यूसडे को एवरी टाइम